हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका ये समर असाइनमेंट दिया गया है और ये हॉलीडे वर्क भी है आपका, तो इसमें आपको जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समर असाइनमेंट दिया गया है उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 9th का आपका इकोनॉमिक्स का जो समर असाइनमेंट है उसी पे आज एक्सप्लेनिंग भी होगा। तो आपको बेटा ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर यूज। तो आप अपने क्षेत्र के फील्ड विजिट पे जाइए और कुछ किसानों से बात करिए जो आपके क्षेत्र से संबंधित हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और वहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी वहाँ खेती करने की तरीके वहाँ पर अपनाए जाते हैं। पुराने पद्धति खेती पर ही डिपेंडेड है या जो मॉडर्न एरिया चल रहा है उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है, साइंटिफिक जो न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है उस पर जो है डिपेंड होते जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, या पुराने खेती के जो तरीके थे उसी पद्धति पे खेती हो रही है। तो अपने क्षेत्र जब दौरे पे निकलेंगे या वहाँ के फार्मर से मिलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पुरानी पद्धति की खेती से ही किसान वहाँ पर खेती कर रहे हैं अपने खेतों पर, या मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना रहे हैं, या दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो यहीं पे आज डिस्कशन भी होगा बेटा। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर्स यूज, राइट नोट। कौन सी मेथड्स को, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न अब चल रहा हो, या दोनों का मिला जुला रूप उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। जब आप जाएंगे ऑब्जर्वेशन करने, सर्वे करने अपने क्षेत्र में, तो वहाँ स्वाभाविक है कि कुछ किसानों से मिलेंगे और फिर जब मिलने के बाद उनसे डिस्कशन करेंगे, कुछ क्षेत्र से संबंधित, खेती संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप करेंगे और वो जवाब भी देंगे आपको, और आप खुद ही देखेंगे कि कैसे तकनीक वो तरीके को अपना रहे हैं खेती करने के लिए। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आज एक्सप्लेनिंग करेंगे। तो आप इंटरेस्टिंगली बने रहिए और अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। तो बेटा आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका डिफिनेशन बता दूँ, डिफ्रेंसीसन बता दूँ कि क्या डिफरेंस है मॉडर्न फार्मिंग में और ट्रेडिशनल फार्मिंग में। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेक्स यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल एंड एज ओल्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है उसमें क्या प्रयोग होता था, पुरानी तकनीक की जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट थे, टूल्स थे, उन्हीं का उपयोग करके हम खेती करते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे तरीकों में देखें तो मॉडर्न फार्मिंग मेक्स यूज़ ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट। तो मॉडर्न फार्मिंग जब आया तो क्या बनाया, नए जो है वैज्ञानिक तकनीक से जो खोजे गए नए नए कृषि संबंधित यंत्र थे, इक्विपमेंट थे, औजार थे, उसको जो है खेती करने के यूज में लाना शुरू किया। ट्रेडिशनल फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इनपुट हस्बेंडरी। ट्रेडिशनल फार्मिंग की विशेषता क्या है, कम से कम पूंजी, कम से कम इनपुट को लगाना पड़ता है। वेयर एज मॉडर्न फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इनपुट हस्बेंडरी। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग अगर बात करें ट्रेडिशनल फार्मिंग की तुलना में तो देखते हैं कि इसमें बहुत हाई इनपुट की आवश्यकता होती है। तो ये डिफरेंसेस था, मेन डिफरेंसेस था ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग का। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना है कि क्या दोनों में अंतर है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग में मेन अंतर यही है बेटा कि अगर हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करना होता है तो हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज़ नहीं करता, प्रोडक्टिविटी बहुत नहीं बढ़ाता है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग जो होता है वो बढ़े हुए पॉपुलेशन, बढ़े हुए डिमांड को फुलफ़िल करता है। तो कैसे ये मॉडर्न फार्मिंग अस्तित्व में आया, इस पर डिस्कशन आज होगा। और
मॉडर्न फार्मिंग कैसे अस्तित्व में आया? मॉडर्न फार्मिंग 1939 जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था अपना 1939 से 1945, तो इससे अपना जो इकोनॉमी था वो बहुत प्रभावित हुआ। इतना प्रभावित हुआ इकोनॉमी, और ये अपना कृषि प्रधान देश तो है ही, फार्मिंग सेक्टर से अधिक जो है इसकी गहनता बना हुआ है भारत का। अभी भी फार्मिंग सेक्टर पे ही इसके अधिक जो है रोज़गार के अवसर हैं। तो अधिक रोज़गार के अवसर और इकोनॉमी की अधिक जो है इसकी इंटेंसिटी गहनता अगर इसी में है फार्मिंग सेक्टर में, तो यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने विचार किया, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन थे जो कि हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। वो उस समय मैक्सिको के कृषि से संबंधित लैब में वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ के बीज को लाया, मैक्सिको के बीज को लाया और अपने इंडिया में इस पर शोध किया कि वहाँ के बीज को ला करके अगर पंजाब में वहाँ गेहूं की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ के बीज को जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वहाँ ला करके पंजाब में उस पर शोध किया, और नए जो है जो संकर बीज है उससे उन्होंने देखा कि कितनी अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है बेटा, जो कि मैक्सिको सिटी अमेरिका में है। वहाँ से ला करके जब इन्होंने यहाँ पर शोध किया, पंजाब में खेती में यूज किया, तो वहाँ के बीज की यहाँ देखें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो 1966 में इन्होंने ये प्रयोग किया। उसके बाद हरित क्रांति को ला करके बहुत अमूल्य योगदान दिया, जिसका हम आज अधिक से अधिक यूज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स था, जो कि एक दाने की प्रोडक्टिविटी को ट्रेडिशनल फार्मिंग के तुलना में, ट्रेडिशनल ग्रेन की तुलना में कितनी बढ़ गई, इसको देखते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो अपने भारत की इतनी अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई थी कि हमें यहाँ पर अपने यहाँ मॉडर्न फार्मिंग या खेती की नई तकनीक की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसके पश्चात ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 के बाद में आया 1966 में, तो इसमें ये देखा गया कि अगर इसको अस्तित्व में लाए तो अपने कंट्री में जो क्रॉप्स थे उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी यील्ड की बहुत बढ़ गई। और इसका सबसे पहले प्रयोग पंजाब और हरियाणा में किया गया, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी इसका भरपूर उपयोग हुआ। तो मॉडर्न फार्मिंग से जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो क्या करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल जो ग्रेन है, पुराने तकनीकी जो अपने भारत में ग्रेन थे उसकी तुलना में अधिक अनाज को उत्पन्न करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता या उनके लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, और उन्हीं के थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया 1960 के बाद में, अस्तित्व में आया 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन। और इससे अपने देश की जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो यहाँ देखने मिला कि कितनी अधिक अपने डिमांडेड क्रॉप्स की जो फुलफिल थी वो कितनी एडजस्टमेंट की गई। मतलब जो जनसंख्या बढ़ी तो इससे डिमांड हुआ, ग्रेन की अधिक मांग हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मॉडर्न फार्मिंग हम लोग शुरू किए, और इससे अपना जो है डिराइव डिमांड था, जनसंख्या से जो डिराइव डिमांड होता है उससे मॉडर्न फार्मिंग जो उत्पादित हुआ अनाज था उससे फुलफिल किए। तो मॉडर्न फार्मिंग ऐसे ही अस्तित्व में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू अस्तित्व में आया, और इससे हम लोग मॉडर्न फार्मिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग का यही डिफरेंस था बेटा, कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग वो एक्चुअली हम लोगों के लिए जो बढ़े हुए अनाज की मांग थी उसी के फुलफ़िल करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड से इसको शोध करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा। और एम.एस. स्वामीनाथन के ही श्रेय से
मैक्सिको सिटी से जो विदेश USA में है, अमेरिका में, वहाँ से लाए गए बीज का यहाँ शोध किया गया, यहाँ खेती की गई पंजाब हरियाणा में। उसका इम्पैक्ट पड़ा कितनी हमारे यहाँ की अनाज की प्रोडक्टिविटी हुई। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग का डिफरेंसेस और मॉडर्न फार्मिंग का डिफरेंसेस देख रहे थे। तो एक्चुअली मेन इसका ओरिजिन कहाँ होता था, इसको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। तो यानी स्वामीनाथन को ही श्रेय जाता है मॉडर्न फार्मिंग लाने का, जो हरित क्रांति के थ्रू लाया गया। तो बेटा मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में कुछ और डिफरेंसेस है, इसको और इजी वे समझते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग यूज करते हैं मेनर का, जो काऊ डंग होते हैं, जो मवेशी हम लोग पालते हैं, उनके जो डंग से यानी गोबर से जो खाद बनती है वो नेचुरल मेनर होता है और कंपोजिट करके उसको बनाते हैं। सेकंड आपका है मोर, ये आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग में बता रहा हूँ, उसे क्या कैरेक्टराइज्ड है, क्या एट्रीब्यूट्स है कि जो नेचुरल मेनर होता है, जो मवेशी हम लोग पालते हैं घर पर गाय भैंस कि उसके जो मेनर काऊ डंग से जो खाद बनती है वो नेचुरल मेनर होता है। सेकंड आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग का एट्रीब्यूट्स है मोर फार्म लेबरर एंड नो मशीन्स, यहाँ पर अधिक से अधिक लेबर इंटेंसिटी का यूज होता है, मशीन को बहुत कम ही मात्रा में बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, कम यूज करते हैं और अधिक से अधिक श्रम को ही रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। थर्ड आपका एट्रीब्यूट्स है ट्रेडिशनल फार्मिंग का डिपेंडेड ऑन सीजनल रेनफॉल। मोस्टली यहाँ के किसान, जैसे इंडिया अपना ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट था और अधिक से अधिक जो है इरिगेशन के लिए वर्षा पर ही आश्रित था। फोर्थ आपका जो एट्रीब्यूट्स है कैरेक्टराइज्ड है एनिमल आर यूज टू प्लो द फील्ड। तो मॉडर्न फार्मिंग कहती है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो है ही डंकल के बीज, अधिक से अधिक जो दावा करते हैं कि एक अनाज के बीज से वो अधिक से अधिक ट्रेडिशनल बीज की तुलना में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मशीनरीज टूल्स को फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का भी यूज हम लोग करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो है हम लोग मशीनरीज का कम यूज करते हैं, एनिमल का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं खेत को जोतने में और भी कई यूज में करते हैं, थ्रेशरिंग करने में ऐसे भी कई यूज आते हैं थे एनिमल। लेकिन ये सब ट्रेडिशनल फार्मिंग में डिस्कशन कर रहा हूँ। फाइव आपका है एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्शन इज लेस बट द क्रॉप आर ऑफ हाई क्वालिटी। प्रोडक्शन भले ही कम रहा हो ट्रेडिशनल फार्मिंग में, लेकिन जो क्वालिटी था उसमें अडल्ट्रेट नहीं था। उसके बीज में जो आज का फर्टिलाइजर्स के यूज हो रहा है खेती में, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के जो अनाज होते थे वो शुद्ध होते थे, उसमें कोई भी रासायनिक केमिकल नहीं अनाज में, उसका अंश अनाज में नहीं आता था। तो प्रोडक्शन भले ही कम थी लेकिन क्वालिटी जो थी वो उम्दा थी। उसमें कोई भी ऐसा केमिकल पदार्थ जो है केमिकल जो है एलिमेंट उस अनाज में नहीं आता था, क्योंकि नेचुरल मेहनत का यूज होता था। मॉडर्न फार्मिंग क्या कैरेक्टराइज है? पहला कैरेक्टराइज ये है कि यूजेज केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में और इरिगेशन को बढ़ाते हैं, अधिक जल को यूज करते हैं, तो हमें ग्रेन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आती, क्योंकि क्वालिटी तभी आएगी जब उस ग्रेन को खाने से हम स्वस्थ रहें। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने से उत्पादकता तो बढ़ती है लेकिन इससे हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट भी पड़ा है। तो देखो यहाँ कुछ गुण भी है और अवगुण भी है। मॉडर्न फार्मिंग दावा करती है कि बढ़े हुए अनाज की मांग को फुलफिल कर देगी, लेकिन इसके बैड इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारे लोगों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता जा रहा है। यानी हम लोग हेल्थ को कई बीमारियों से हेल्थ को और गड़बड़ किए जा रहे हैं, हेल्थ को हम लोग अपने स्वास्थ्य को और भी कई रोग से घिरते हुए जा रहे हैं। दूसरा आपका विशेषता है लेस फार्म लेबर एंड मोर मशीन। मॉडर्न फार्मिंग कम लेबर को यूज करने को दर्शाती है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग क्योंकि अधिक से अधिक मशीन को यूज को ही मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं, तो स्वाभाविक है लेस लेबर को यूज करते हैं हम लोग। थर्ड आपका विशेषता है एट्रीब्यूट्स है वेल ऑक्यूपाइड इरिगेशन सिस्टम एंड सो नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजनल रेनफॉल। इतना अच्छा जो है वेल मेंटेन इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज हम लोग कर लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग में कि हमें रेनफॉल पर डिपेंडेंट होना नहीं होता है।
ट्रैक्टर्स यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड। फोर्थ आपका एट्रीब्यूट्स है कि हम लोग अधिक से अधिक जो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के मशीनरीज को यूज करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग हम लोग बुलक से खेत की जो है कल्टीवेशन करते थे, लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर के थ्रू ही फील्ड की प्लॉइंग होती है। फिफ्थ आपका है प्रोडक्शन इज मोर बट द क्रॉप्स आर ऑफ लेस क्वालिटी। मॉडर्न फार्मिंग में जो हाई वैरायटी सीड्स और पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज करते हैं, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू यूज करते हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग में ग्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे हम लोग ये देखते हैं कि क्वालिटी उसकी जो है उस ग्रेन या क्रॉप्स को जो हम खाते हैं, उसको जैसे गेहूं है, उसको जब पिसा के खाते हैं तो गेहूं के दाने में उस केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी असर रहता है, वो जो कि हमारे हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब बेटा ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग का जो डिफरेंसेस था कि इससे क्या मेरिट भी है क्या डिमेरिट भी है, तो ये सब यूजेस था। तो आप देखिए, मैं तो ये पूरे इकोनॉमी से संबंधित, पूरे भारत से संबंधित जो है इसका डिफरेंसेस बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने क्षेत्र से भी, अपने क्षेत्र का संबंध आपके क्षेत्र से या मेरे क्षेत्र से या और गाइस जितने आपके क्षेत्र से संबंधित खेती हो रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि इससे अछूते हों, इसी से संबंधित है, इससे ही कोरिलेटेड है। क्योंकि पूरा इकोनॉमी पूरे स्टेट का, पूरे क्षेत्र का, आपके क्षेत्र से मिला जुला ही एक क्या है, रूप है, एक फॉर्मेट है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ पूरे अपने देश का ही फार्मिंग सेक्टर से ही मैटर को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बेटा पहले क्या था, मॉडर्न फार्मिंग जब नहीं था, ट्रेडिशनल फार्मिंग से खेती होती थी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लेस थी। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग आई तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जो जीडीपी में परसेंटेज था, जीडीपी में फार्मिंग का परसेंटेज था, या हम कह लें पर कैपिटा इनकम जो अपने इंडिया का था, वो मोस्टली किससे बिलोंग था, आपके एग्रीकल्चर एरिया से था। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके नेशनल इनकम में जीडीपी जो परसेंटेज था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे फार्मिंग सेक्टर को भी हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए जीडीपी का ज़्यादा अंश अब शेयर अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का ही अधिक से अधिक शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अधिक से अधिक जो जीडीपी का शेयर था वो फार्मिंग सेक्टर से ही बिलोंग करता था। तो यही मेन डिफरेंसेस है। तो अपने क्षेत्र के सर्वे पे आप जाइए और खुद ही उस पर सर्वे करिए कि, और वहाँ के किसानों से पूछिए कि अंकल बताइए कि आप पहले कैसे खेती करते थे या कैसे खेती कर रहे हैं, किस पद्धति को अपना रहे हैं, और ख़ुद ही आप उसको जो है सर्वे करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए कि हम वहाँ क्या पा रहे हैं। उसके बाद आप खुद ही एक नोट्स बनाइए कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के जो है फार्मिंग हो रहे हैं, इस फार्मिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, किसके तरह कल्टीवेशन हो रहा है, कैसे हार्वेस्टिंग हो रहा है, कैसे थ्रेशरिंग हो रहा है, और कैसे जो है यहाँ के बीज का जो हम यूज करते हैं खेत में पौधों को उगाने में, वो कैसे बीज का उपयोग हो रहा है। तो इस तरह के देखने से आपको देखने को मिलता है कि कहीं कोई जो धनी किसान है वो मॉडर्न फार्मिंग का यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास इनपुट अधिक है, लेकिन जो गरीब है वो क्या करता है, वो मजबूर है, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग का ही यूज करता है। और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि दोनों का अपना रूप हो रहा है, क्योंकि खेती के साइज पर ही डिपेंडेंट करता है। तो ये सब आप जब देखेंगे, अब सर्वे में जाएंगे तो आपको मिलेगा। यही आपको मेंशन करना है, अपने के क्षेत्र से संबंधित ही आपको सर्वे करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए आप खुद देखेंगे और अपने नोट्स को अच्छी तरह बनाएंगे। यही बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए का आंसर था। आप इसको और अच्छी तरह से बेटर रिस्पांस दीजिए, जिससे मैं इससे संतुष्ट हो सकूं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप पुनः जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।